को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं क्या? संबित पात्रा, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने अमीश भाई, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक 70 साल की महिला अगर कर्नाटक की है और उसके पास ये कागज नहीं है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए और वो किसी अस्पताल में चले जाए तो उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा क्योंकि कागज नहीं है। क्या इसके लिए आवाज उठाना गलत है और राजनीतिक है? अगर गलत भी है तो भी हम ये गलत काम करेंगे। हम उस 70 साल की महिला के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अब 2-3 बातें मैं इनका जवाब दे दूं संजय भाई का। संजय भाई ने कहा, ठीक, देखिए, ये कह रहे हैं, एक सेकंड, बिल्कुल आपको मैं मौका दे रहा हूं संबित जी। संबित जी, ये कह रहे हैं कि हमने गंगाराम अस्पताल पे एफआईआर करी, आपके नेता कह रहे थे कि हम जिन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं इन पे एफआईआर कर रहे हैं। गंगाराम अस्पताल कोरोना का वॉरियर है, ये लोग एफआईआर कर रहे हैं, आपके नेता ये बोल रहे हैं। मैंने प्रश्न लिखा है, मैं सबका जवाब दूंगा। संजय भाई ने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो संजय जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फेज वाइज हम 30,000 बेड बनाएंगे, जरूरत पड़ने पर 50,000, 70-80,000 बेड भी हम पेज वाइज बना देंगे। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं कहानी सुनाता हूं, उसी से समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा प्रख्यात व्यापारी था आज से 1000 साल पहले। तो वो किसी राज्य में व्यापार करने जा रहा था, तो जंगल से गुजर रहा था, स्वर्ण मुद्राएं थी अंदर उसके जेब में। तो बीच में जो है एक डाकुओं का गिरोह ने घेर लिया है इस व्यापारी को। बोला, ए जो जो है तेरे पास निकाल, सब निकाल तू अपने पास से। तो वो बोला, सब ले लो जी, मुझे मारो मत, मारो मत। तो उसको उसका पहले वो सोने का सारा कुछ ले लिया, उसका सामान ले लिया, रोटी भी ले ली, अचार भी ले लिया। बोला, कुर्ता भी खोल, कुर्ता भी ले लिया, बेचारे का धोती भी खोल लिया। तो देखा कि उसके कच्छे के ऊपर एक बड़ा सा बंदूक लटका हुआ था। बोला, अरे ये क्या है? बोला, बंदूक है। बोला, अरे बंदूक क्यों रखा है व्यापारी? बोला, जब बुरा समय आएगा तो मैं चलाऊंगा और बदमाशों को मारूंगा। तो वो गुंडे बोले कि अरे और बुरा समय क्या आएगा? तेरा धोती भी ले गए हैं हम, तेरी अचार तक भी ले गए हैं, तब कब चलाओगे इसको तुम? तो आप बताइए, ये बोल रहे फेज्ड मैनर में 80,000 बेड कर देंगे और बुरा समय क्या आएगा? अरे लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ दे रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं हम फेज्ड मैनर में बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आप बढ़ाइए। दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा कि 46% बेड अभी भी खाली है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अगर लगभग 50% बेड अभी भी खाली है तो ये कानून लाने की क्या जरूरत है कि जिनके पास कागज नहीं है उनको भर्ती नहीं किया जाएगा? जी जी तो जी। अब थर्ड एफआईआर, गंगाराम पे एफआईआर किया, लैब पे एफआईआर कर दिया। देखिए, तथ्य होगा तो जरूर करिए, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है, एनआरकी नहीं फैलाना है। डॉक्टरों के ऊपर, लैब के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर करके सबके खिलाफ, ठीक है जो गलत काम कर रहे हैं आप उनको सजा दीजिए, मगर सबके खिलाफ कह के कि डॉक्टर भी खराब है, अस्पताल भी खराब है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खराब है। भाई साहब, सब लोगों को एक्सक्लूजन से कभी भी क्योर नहीं होगा, इंक्लूजन से होगा। सबको लेके चलिए, हाथ ठीक है, बढ़ा के चलिए, सब ठीक होगा। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि एलजी अब सहयोग नहीं कर रहे, यानी अब एलजी के ऊपर बीजेपी का दबाव आ गया है, इसलिए वो टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, यही आपकी पार्टी का आरोप है, मनीष सिसोदिया साहब का, जो जिसकी बात मैंने पहले भी करी। तो पहले ये लोग सहयोग कर रहे थे, अब सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में एक ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया साहब ने खुद बोला कि 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे, तो स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है, इसलिए बहानेबाजी हो रही है। देखिए, ऐसा है अमीश जी, कोई भी आज बैठ के या 2 महीने पहले बैठ के ये कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में कितने केसेज हो जाएंगे। संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए, उनको लग रहा था क्या कितने 2.5 लाख 3 लाख केसेज हिंदुस्तान में हो जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और पूरी बीजेपी ने दावा किया था कि मई के महीने से केसेज जीरो होना शुरू हो जाएंगे, केसेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें इस चुनौती से लड़ना चाहिए। बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सारी पार्टियों को साथ देना चाहिए इस मौके पे। आज अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इस पे हम जश्न मनाने के बजाय कैसे इसका बेहतरीन रास्ता इस बीमारी से लड़ने के लिए निकाला जाएगा, यह खोजना है ना। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, प्रबंधन की दृष्टि से अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसमें भेदभाव की बात कहां आ गई? अरे भाई, भेदभाव तो तब होता जब हम पहले दिन से कहते हम यहां पे किसी का इलाज नहीं करेंगे। हमने तो पहले दिन नहीं कहा। आपको क्या बोला? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो ये भोपाल के केस पर आपके बोलेंगे, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने बोला है कि केजरीवाल ने इस बंदे के परिवार को मरता हुआ छोड़ दिया।
अरे भोपाल की क्या आप बात करेंगे, मध्य प्रदेश की? आपने अपने टीवी चैनल पे शायद वो खबर दिखाई होगी, नहीं दिखाया हो तो मैं दिखा देता हूं। गुजरात जी। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग आदमी ने 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया, उसका पैर बांध के रखा हुआ है। मैं उसकी फोटो दिखा देता हूं आपको। अगर आप राज्यवार बात करने बैठ जाएंगे तो गुजरात नहीं, की नहीं, जो नहीं, नहीं, ये राज्यवार स्वास्थ्य व्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बीजेपी पीटती है, उसको तो हाईकोर्ट गुजरात में का डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। अगर आपको सुनना हो तो बाइट में सुना सकता हूं आपको। नहीं, मैं लाइव बाइट सुनाता हूं। आप संजय जी फिर सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सेकंड संजय, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसी तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं जी। उनके सारों के प्रति हमारी संवेदना और राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट जहां किया है, कहीं भी त्रुटि मिल रही है, गड़बड़ी मिल रही है, उसको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट हम किया है कि पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। व्यक्ति है, उसकी मदर इन लॉ, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, हालांकि ये जर्नलिस्ट है, उसकी मदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई है, दोनों की बॉडीज पड़ी हुई है, घर पे कोई लेने नहीं आ रहा, ये स्थिति है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, फिर आप राहुल गांधी की बात पे भी रिएक्ट करिएगा। संजय जी एक सेकंड, राहुल गांधी का मैं वीडियो स्पीक अप दिल्ली के नाम से, हैशटैग के नाम से ये ट्वीट करा है राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से। लेट्स प्ले दैट वीडियो। मेरा नाम अजय झा है, मैं एक पत्रकार हूँ।